नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना की। यासिर उस्मान की जो किताब है ना, उसमें से कुछ बहुत दिलचस्प किस्से लेकर आए हैं। हाँ, ये किताब वाकई भारत के पहले सुपरस्टार मतलब जिन्हें फिनोमिनन कहा गया, उनकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू दिखाती हैं जो शायद आमतौर पर लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानी बताना नहीं है। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि ये जतिन खन्ना नाम का लड़का कैसे राजेश खन्ना बन गया। हाँ, और वो स्टारडम की बुलंदी, मतलब ऐसी ऊंचाई जो शायद ही किसी ने देखी हो हिंदी सिनेमा में, वो कैसे हासिल की। ये किताब इसमें काफी मदद करती है, मुझे लगता है। बिल्कुल करती। और जैसा सलीम खान साहब ने भी लिखा है किताब की भूमिका में कि स्टारडम तो बहुत देखे इंडस्ट्री ने, लेकिन राजेश खन्ना वाली जो बात थी, वो लोकप्रियता, वो शिखर शायद ही कोई छू पाया हो दोबारा। सही बात है। ये अपने आप में एक एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। असाधारण सफर था उनका। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके बचपन से बम्बई का गिरगांव इलाका। हाँ, गिरगांव जहां वो पले बड़े, माहौल काफी मिला जुला था, मराठी, गुजराती। और किताब बताती है कि वो खुद भी कोशिश करते थे, मतलब लोगों से मराठी में बात करने की, ताकि घुल मिल सकें। हाँ, और यहीं पर किताब एक बहुत ही अहम और शायद कम लोगों को पता हो वो बात सामने लाती है। क्या? उनका गोद लिया जाना। ओ। हाँ, उन्हें उनके असली माँ बाप नंदलाल और चंद्रानी खन्ना ने नहीं पाला था, बल्कि उनके चाचा चाची चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना ने उन्हें गोद लिया था। अच्छा। और यासिर उस्मान इशारा करते हैं कि इतनी कम उम्र में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग होना, इसका उनके मन पर, उनकी साइकी पर शायद बहुत गहरा असर पड़ा हो। ये तो सोचने वाली बात है। और उन्होंने कभी इस बारे में बात की? नहीं, खुलकर कभी नहीं की। ये एक ऐसी गांठ थी जो शायद वो हमेशा अपने अंदर लेकर चलते रहे। ये वाकई एक अहम पहलू है। अच्छा, स्कूल के दिनों में रवि कपूर मतलब जितेंद्र उनके दोस्त थे। हाँ हाँ, दोनों साथ थे। और इनकी माँ लीलावती जी, जिन्हें वो चाई जी कहते थे, उनसे जुड़ा एक किस्सा भी है। कौन सा? कुर्सी वाला? हाँ, वही। एक बार जतिन अपने पिता की कुर्सी पर बैठ गए थे, तो चाई जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि देखो बेटा, इस कुर्सी पर बैठने का हक कमाना पड़ता है। मतलब मेहनत से जो मिले वही अपना है। बिल्कुल। हाँ। ये सीख शायद उनके अंदर कहीं रह गई। और इसी दौर में उनका पहला प्यार सुरेखा। हाँ, सुरेखा उम्र में थोड़ी बड़ी थी उनसे, रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन फिर अचानक उनकी शादी कहीं और हो गई ओ। और वो चली गईं। ये बिछोह भी उनके लिए मतलब काफी तकलीफ दे रहा। किताब ये सवाल उठाती भी है कि क्या बाद के रिश्तों में जो उनकी पॉजेसिवनेस थी, वो अधिकार जताने वाली भावना, हाँ। क्या उसकी जड़ें कहीं इन शुरुआती अनुभवों में थी? ये एक संभावना है। हो सकता है। फिर कॉलेज गए, पुणे और फिर बम्बई। हाँ, वाडिया कॉलेज पुणे, फिर केसी कॉलेज बम्बई। एक तरफ घर का दबाव था कि बिजनेस संभालो, दूसरी तरफ एक्टिंग का कीड़ा था। कश्मकश रही होगी। बिल्कुल। तो इसी कश्मकश में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, INT, इंडियन नेशनल थिएटर। वीके शर्मा को गुरु मानते थे शायद। हाँ, VK शर्मा उनके गुरु थे। लेकिन थिएटर में भी शुरुआत में मतलब निराशा ही हाथ लगी। वो नागपुर वाला किस्सा। हाँ, नागपुर में स्टेज पर डायलॉग ही भूल गए। इतने नर्वस हो गए, इतने निराश कि मन बना लिया था कि एक्टिंग छोड़ देंगे। अरे बाप रे। लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट। हाँ, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और ऑडिशन का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। सामने BR चोपड़ा, शक्ति सामंत जैसे बड़े नाम। घबराहट तो हुई होगी। बहुत। स्क्रिप्ट दी गई, वो पसंद नहीं आई, तो हिम्मत करके बोल दिया कि मैं अपना तैयार किया हुआ पीस सुनाऊंगा। अच्छा। हाँ, और जब सुनाया तो ऐसा कि सब इम्प्रेस हो गए। वो कॉन्फिडेंस देखा उन्होंने। कमाल है। और कहते हैं अगले साल ही अमिताभ बच्चन भी आए थे इसी कॉन्टेस्ट में। हाँ, आए थे, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे उस साल। वाह। खैर, कॉन्टेस्ट जीतने के बाद एक और बड़ा बदलाव आया, नाम बदलना। हाँ, उनके चाचा KK तलवार, उन्होंने ही सुझाया। बोले जतिन नाम में वो स्टार वाली बात नहीं है। तो क्या सुझाया? राजेश, मतलब राजाओं का राजा। वाह। जतिन खन्ना बन गए राजेश खन्ना। और सोचिए, इस नए नाम ने, इस नई पहचान ने कितना आत्मविश्वास दिया होगा उन्हें। बिल्कुल, एक नई शुरुआत। लेकिन फिल्में मिलना फिर भी आसान नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद भी स्ट्रगल जारी रहा। पहली 2 फिल्में, चेतन आनंद की आखिरी खत और GP सिप्पी की राज। हाँ, दोनों ही नहीं चली। बल्कि राज के सेट पर तो पहले ही दिन देर से पहुंचे थे। वो किस्सा है ना कि उन्होंने कहा था मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। हाँ, वही, मैं अपना लाइफस्टाइल करियर के लिए नहीं बदल सकता। ये एटीट्यूड शुरू से ही था। और आशा पारेख की माँ ने भी कुछ कहा था उनके चेहरे को लेकर। हाँ, चेहरे पर चेचक के दाग थे ना, तो उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। सोचे कितना प्रेशर रहा होगा उस वक्त। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर
फिर आया 1969 और फिल्म आराधना। हाँ, आराधना। इस एक फिल्म ने सच में सब कुछ बदल दिया। कहते हैं ये फिल्म तो शर्मिला टैगोर पर फोकस थी शुरू में। हाँ बिल्कुल। राजेश खन्ना का रोल तो पहले काफी छोटा था, फिर स्क्रिप्ट में बदलाव हुए, उन्हें डबल रोल मिला और फिल्म जब रिलीज हुई तो धमाका हो गया। जबरदस्त। वो गाना मेरे सपनों की रानी, अरे वो तो जैसे नेशनल एंथम बन गया था। वो खुली जीप, वो ट्रेन और राजेश खन्ना का वो गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराना, बस रातों रात वो एक सेंसेशन बन गए, फिनोमिनन। इसी दौर के लिए सलीम खान ने कहा है ना कि 1969 से 72 तक जो स्टारडम था वो देखा नहीं किसी ने। बेमिसाल, बिल्कुल। पत्रकार देवयानी चोबल थीं, उन्होंने ये सुपरस्टार शब्द पॉपुलर किया उनके लिए। उनकी वो अदाएं, गर्दन टेढ़ी करना, पलके झपकाना। हाँ, वो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। लाखों करोड़ों दीवाने हो गए। और फिर तो जैसे लाइन लग गई हिट फिल्मों की। हाँ, एक के बाद एक। दो रास्ते, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, आनंद, अमर प्रेम, 15 सोलो हिट्स लगातार। 15, अनबिलीवेबल। हाँ, और वो तिकड़ी, राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार, ये तो मतलब हिट की गारंटी बन गई थी। हाँ हाथी मेरे साथी तो साउथ में भी बहुत चली थी। हाँ, जबरदस्त हिट हुई थी साउथ में भी, जबकि वहां हिंदी फिल्में उतना नहीं चलती। ये उनके करिश्मे का ही कमाल था। और फिर आनंद 1971। आनंद तो एक मील आ पत्थर है, क्लासिक। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म। राजेश खन्ना उस वक्त सुपर बिजी थे, फिर भी उन्होंने ये फिल्म की। हाँ, कम पैसों में किए, ऋषिदा के लिए। और क्या कमाल का काम किया। वो कैंसर पेशेंट का रोल, जो मौत के सामने भी जिंदगी जीना सिखाता है। और अमिताभ बच्चन, बाबू मोशाय। हाँ, नए थे उस वक्त अमिताभ। डॉक्टर का रोल, दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब थी। वो क्लाइमैक्स सीन और गुलजार साहब के डायलॉग्स। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी सुनकर। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला। लेकिन इसी फिल्म के बाद देवयानी चौबल ने उन्हें वार्निंग भी दी थी अमिताभ को लेकर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लिखा था कि इस लंबू से बचकर रहना, ये एक दिन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अरे, ये भी एक अजीब बात है। खैर, फैंस की दीवानगी तो उसके किस्से ही अलग हैं। बैंगलोर वाला किस्सा सुना है मैंने। लॉटरी का कोई इवेंट था। हाँ, उन्हें आना था और करीब 50,000 लोग जमा हो गए थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। 50,000। बाप रे। और वो लड़कियां खून से खत लिखती थी। हाँ, ये सब होता था। उनकी सफेद एम्पाला कार लिपस्टिक के निशानों से लाल हो जाती थी। उनका बंगला आशीर्वाद, वो तो जैसे तीर्थ स्थल बन गया था। बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट। और खुद राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें लगता था जैसे वो भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन यहीं से सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखने लगता है। मतलब स्टारडम का नशा, अहंकार, सेट पर देर से आना तो जैसे आम बात हो गई थी, मूडी हो जाना। हाँ, ये शिकायतें तो सुनी है। लेकिन मजे की बात यह है कि सलीम खान ये भी कहते हैं कि पब्लिक में चाहे वो जैसे भी हों, निजी जीवन में वो उतने ही शर्मीले और अंतर्मुखी थे। अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, और उदार भी बहुत थे। अपने स्टाफ के लोगों को घर दिलवा दिए, दोस्त नरेंद्र बेदी को कार गिफ्ट कर दी। तो ये एक तरह का दोहरा व्यक्तित्व था, कह सकते हैं। बाहर सुपरस्टार, अंदर एक शायद सेंसिटिव, शर्मीला इंसान। और रिश्तों में वो पॉजेसिवनेस, वो असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। अंजू महेंद्रू के साथ जो उनका लंबा रिश्ता था। हाँ, 7 साल का रिश्ता, वो स्टारडम की भेंट चढ़ गया। राजेश चाहते थे कि अंजू घर संभाले, शादी करे। अंजू अपना करियर बनाना चाहती थी। तनाव बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। और फिर रिश्ता टूटा भी तो बहुत कड़वाहट के साथ। वो किस्सा भी है ना, जब उन्होंने डिम्पल से शादी की, हाँ, तो अपनी बारात जानबूझकर अंजू के घर के सामने से लेकर गए। ओहो, ये तो ठीक नहीं था। बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने इसे बहुत बुरा माना, एक तरह से बदला लेने जैसा। और उनके बंगले आशीर्वाद में कहते हैं शाम को दरबार लगता था। हाँ, दरबारी सस्ता था, चमचों की भीड़ रहती थी। और शायद इन्हीं लोगों ने उन्हें असलियत से दूर कर दिया। कहा तो यही जाता है। कई पुराने समझदार साथी कट गए उनसे। यश चोपड़ा, सलीम जावेद, ये लोग धीरे धीरे दूर हो गए। सलीम खान वाला किस्सा भी है, संजीव कुमार की तारीफ वाला। हाँ, सलीम साहब ने एक मैगजीन में संजीव कुमार की एक्टिंग की तारीफ कर दी थी। बस इतनी सी बात पर राजेश खन्ना उनसे महीनों तक नाराज रहे, बात तक नहीं की। अरे, ये तो बचपना लगता है। शायद।
देवयानी चोबल ने लिखा भी था कि वो कभी 6 साल के बच्चे जैसे लगते हैं, कभी 60 साल के बुजुर्ग जैसे। मतलब आलोचना बर्दाश्त नहीं पर तारीफ के भूखे। बिल्कुल। और यहाँ फिर वो बचपन वाली बात दिमाग में आती है, क्या ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा था उस गोद लिए जाने के अनुभव से? स्वीकृति की तलाश, प्यार की कमी। हाँ, शायद वो जो खालीपन था उसे भरने की कोशिश थी ये सब। स्टारडम, फैंस की दीवानगी, चमचों की हाँ में हाँ, किताब इसी तरफ इशारा करती है। ये कनेक्शन तो वाकई बहुत गहरा है। और फिर पतन की शुरुआत भी हो गई। हाँ, ज्यादा देर नहीं लगी। 1972 में ही आराधना के बाद पहली बड़ी फ्लॉप आई दिल दौलत दुनिया, फिर शहजादा, जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी। ये फिल्में भी नहीं चली, लगातार 4-5 फ्लॉप्स, वो हिल गए थे बिल्कुल। मीडिया में भी बातें शुरू हो गई होंगी, जोर शोर से कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या सुपरस्टार का जादू खत्म हो रहा है। और तभी एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की। 1973 जंजीर और एंग्री यंग मैन का अवतार। हवा बदल गई बिल्कुल। पूरी तरह दर्शकों का टेस्ट बदल रहा था, एक्शन फिल्मों का दौर आ रहा था, रोमांस थोड़ा पीछे जा रहा था। और इसी साल नमक हराम भी आई थी, जिसमें दोनों साथ थे। हाँ, नमक हराम। इसमें भी बड़ा ड्रामा हुआ क्लाइमैक्स को लेकर। क्या हुआ था? राजेश खन्ना अड़ गए कि मौत का सीन उन्हें ही मिलना चाहिए। उनका मानना था कि दर्शक मरने वाले किरदार से सिंपैथी रखते हैं। अच्छा, ऋषिदा को मानना पड़ा, सीन उन्हें मिला, लेकिन हुआ उल्टा। क्या मतलब? मतलब ये कि फिल्म में डेथ सीन राजेश खन्ना का था, लेकिन तालियां बटोरी अमिताभ बच्चन ने। उनका प्रभाव ज्यादा भारी पड़ा। ओह। और कहा जाता है कि इसी फिल्म के बाद दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हुई कि फिर कभी साथ काम नहीं किया। वो नाइयों की दुकान वाला किस्सा भी है कि अमिताभ कट की डिमांड बढ़ गई थी। हाँ बिल्कुल, राजेश खन्ना कट की जगह लोग अमिताभ कट मांगने लगे थे। ये एक सिंबॉलिक बदलाव था। और धीरे धीरे उनके जो पुराने साथी थे वो भी छिटकने लगे। यश चोपड़ा ने अपनी अगली बड़ी फिल्में दीवार, कभी कभी अमिताभ के साथ बनाई। सलीम जावेद की जोड़ी भी अमिताभ के साथ जम गई। बिल्कुल, राजेश खन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन शायद वो बदलते वक्त को समझ नहीं पाए। हाँ, शायद ये भी था। वो सिनेमा बदल रहा था, रिश्ते बदल रहे थे, वो शायद अपनी दुनिया में ही थे। और निजी जिंदगी में भी उथल-पुथल मची हुई थी। हाँ, अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप हुआ और फौरन बाद 1973 में ही आनन फानन में डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। डिम्पल तो उस वक्त बहुत छोटी थी, 16-17 साल की। हाँ, बहुत छोटी थी। उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी और शादी के बाद उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। राजेश खन्ना ने उन्हें काम नहीं करने दिया। शुरू में तो यही हुआ और यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया गया। वही उम्मीदें कि डिम्पल घर संभाले, उनकी सुने, उनकी तारीफ करे। और वो असुरक्षा, वो पोजेसिवनेस, वो सब कुछ। नतीजा वही हुआ जो होना था, सालों का तनाव और फिर अलगाव। वो आईने पर लिपस्टिक वाला मैसेज। हाँ, आई लव यू बट गुड बाय। ये शायद उनके टूटे रिश्ते की सबसे मार्मिक निशानी है। एक तरफ करियर ढलान पर, दूसरी तरफ निजी जिंदगी में तूफान। बिल्कुल। और फिल्मी दुनिया में भी गिरावट रुकी नहीं। महाचोर, बुंदेलबाज, एक के बाद एक फ्लॉप्स। महबूबा से बड़ी उम्मीदें थीं शायद। हाँ, बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। वो मल्टी स्टारर फिल्मों से बचते रहे, एक्शन करना नहीं चाहते थे, जबकि वक्त की मांग कुछ और थी। वो ढल नहीं पाए शायद नहीं। किताब में एक जिक्र आता है कि एक रात वो आशीर्वाद की छत पर अकेले अपनी नाकामी पर फूट फूट कर रोए थे। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल। स्टारडम का शिखर देखने के बाद ये पतन देखना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन फिर उन्होंने वापसी की कोशिश भी की 80 के दशक में। हाँ, की 1983 में 2 फिल्में सफल रहीं, अवतार और सौतन। टीना मुनीम के साथ उनका रिश्ता भी इसी दौर में था। हाँ, टीना मुनीम के साथ उनका फिर काफी चर्चा में रहा। उनका वो बयान भी बहुत मशहूर हुआ था, हम एक ही टूथब्रश शेयर करते हैं। अच्छा। लेकिन ये वापसी भी छोटी ही साबित हुई। क्यों? क्योंकि फिर वही गलती फिल्मों के चुनाव में। 1984-85 के आसपास तो उन्होंने करीब 19-20 फिल्में साइन कर ली। ज्यादातर बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्में थीं। इतनी सारी? हाँ, शायद पैसों के लिए या शायद बिजी रहने के लिए। नतीजा ये हुआ कि करियर फिर से ढलान पर आ गया और टीना मुनीम से भी रिश्ता टूट गया। वो क्यों? क्योंकि राजेश डिम्पल को तलाक देने को तैयार नहीं थे, तो टीना मुनीम ने अपनी राह अलग कर ली। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। हाँ, 1991 में कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली से चुनाव लड़े। सामने कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, अरे दिग्गज नेता। हाँ। और मजे की बात यह कि राजेश खन्ना बहुत कम मार्जिन से हारे, महज 1500-1600 वोटों से। ओह, फिर उपचुनाव जीता उन्होंने। हाँ, आडवाणी जी ने सीट छोड़ दी तो उपचुनाव हुआ। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर वो सांसद बने। शुरुआत में तो काफी क्रेज रहा होगा,
रैलियों में भीड़। जबरदस्त भीड़ तो उमड़ती थी उन्हें देखने, लेकिन बतौर सांसद मतलब पार्लियामेंट में उनका प्रदर्शन कुछ खास यादगार नहीं रहा। और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद शायद वो पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए। हाँ, ऐसा महसूस करने लगे थे और 1996 का चुनाव वो हार गए। तो राजनीतिक पारी भी लंबी नहीं चली। नहीं, जिंदगी के आखिरी साल फिर थोड़े गुमनामी में बीते, सेहत भी खराब रहने लगी थी, कैंसर डिटेक्ट हुआ। इसी दौर में उन्होंने वो हैवेल्स फैन का विज्ञापन किया था ना, हाँ, जो काफी पॉपुलर हुआ हाँ, था। वो बड़ा अच्छा विज्ञापन था, आर बाल्की ने बनाया था और उसकी शूटिंग बैंगलोर के स्टेडियम में हुई थी। वही शहर जहां कभी उन्हें देखने 50,000 लोग आए थे। बिल्कुल, और विज्ञापन का वो डायलॉग भी फैंस को ही डेडिकेटेड था, बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वाह, ये तो एक तरह से फुल सर्कल था। हाँ, उनके स्टारडम को, उनके फैंस के साथ उनके रिश्ते को एक सलाम था। और किताब के आखिर में यासिर उस्मान फिर से उस बचपन वाली कहानी पर लौटते हैं, गोद लिए जाने वाली बात पर। हाँ, लौटते हैं और वो बताते हैं कि इस बारे में पुख्ता जानकारी जुटाना कितना मुश्किल था, क्योंकि राजेश खन्ना ने खुद अपने बचपन को लेकर कई अलग-अलग विरोधाभासी बातें कही थी। अच्छा। हाँ, अपने सगे भाई नरेंद्र से भी उनके रिश्ते बहुत सहज नहीं थे। तो वो जो पहचान का संकट था, जतिन खन्ना और राजेश खन्ना, वो शायद अंत तक बना रहा। वो स्वीकृति की, वो प्यार की तलाश। पिताजी जो शायद बचपन में शुरू हुई थी, वो शायद जिंदगी भर चलती रही। स्टारडम ने उसे शायद और जटिल ही बनाया। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल और मानवीय कहानी है। उनकी मृत्यु पर जो भीड़ उमड़ी थी, वो देखकर भी लगा कि लोगों के दिलों में वो कहीं ना कहीं जिंदा थे। बिल्कुल, वो जादू शायद कभी पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं। जैसा सलीम खान ने कहा, वैसा स्टारडम ना पहले देखा गया, ना शायद फिर कभी देखा जाएगा। वो एक फिनोमिनन थे। तो ये थी राजेश खन्ना की कहानी यासिर उस्मान की किताब के जरिए। एक असाधारण उभार, एक उतना ही दर्दनाक पतन और इन सब के बीच एक इंसान की अधूरी तलाशों की कहानी। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ स्टारडम की चमक नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे के इंसान, उसकी कमजोरियों, उसकी त्रासदियों से भी हमें रूबरू कराती है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि राजेश खन्ना के लिए, जिनके मन में वो स्वीकृति की चाह शायद गोद लिए जाने की वजह से इतनी गहरी थी, उनके लिए स्टारडम का मिलना और फिर उसका छिन जाना, ये किसी भी और सितारे के मुकाबले कहीं ज्यादा निजी तौर पर तबाह करने वाला साबित हुआ हो? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।